नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत कौशिक संवाद मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं सर, बिहार की राजनीति भी तमाम तरह की चर्चा बटोर रही है। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर नई नई बातें सामने आ रही हैं और उसी संदर्भ में चिराग पासवान और पशुपति नाथ पारस को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में थी कि जो बीजेपी का समर्थन चिराग पासवान को मिलेगा या पशुपति नाथ पारस के साथ उनका समर्थन रहेगा। तो हालाँकि जो जितनी भी चर्चाएँ थी उसका पटाक्षेप हुआ और चिराग पासवान को जो एनडीए का जो गठबंधन में सीट शेयरिंग हुई बिहार के अंदर और उसमें चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं और पशुपति नाथ पारस को कोई सीट उनके हिस्से में नहीं आई है। तो इससे नाराज़ होकर पशुपति नाथ पारस ने, जो उनके चाचा थे चिराग पासवान के, उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी क्या कौन-सी वह रास्ता पकड़ेंगे, क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएँगे, क्या तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ वह हाथ मिलाएँगे कांग्रेस और आरजेडी के साथ? ये सब अभी चर्चाएँ लगातार बिहार की राजनीति में चल रही हैं। और जीतनराम मांझी ने भी एनडीए के पक्ष में बयान दिया और कहा कि पशुपति नाथ पारस ने एनडीए के साथ अच्छा नहीं किया। एक तरह से उन्होंने जो उनकी वक्तव्य था उससे स्पष्ट होता है। और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बात है कि वह नाराज चल रहे हैं। लेकिन ऐसी चर्चा भी है कि उन्हें कहीं न कहीं मनाने की कोशिश जो बीजेपी नेतृत्व कर रहा था, उसमें कहीं न कहीं सफलता भी मिल रही है और कहा जा रहा है कि कमल से सीट देने का वादा उनसे बिहार में कर दिया गया है, एक लोकसभा सीट के साथ-साथ। तो इस तरह की तमाम तरह की राजनीतिक जो उठा-पटक है बिहार में, क्या उसका पटाक्षेप हो गया है? या आने वाले समय में बिहार की राजनीति में और नई तरह की राजनीतिक उठा-पटक हमें देखने को मिलेगी? और चिराग पासवान ने आखिरकार मोदी का आशीर्वाद प्राप्त कर ही लिया है। तो पिछले अगर हम देखें, जब से लोक जनशक्ति पार्टी का टूट हुई थी, तब से चिराग पासवान केवल एक सांसद के तौर पर ही रह गए थे और क्योंकि सभी सांसद उनकी पार्टी के पशुपति नाथ पारस के साथ चले गए थे और पशुपति नाथ पारस ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी मोदी कैबिनेट में जगह पा ली थी। तो इन बातों के साथ आज की हमारी चर्चा है कि बिहार की राजनीति आने वाले समय में किस तरह के नए घटनाक्रम हमें देखने को मिल सकते हैं और उसमें क्या संभावनाएं बिहार की राजनीति में है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी। मैं राकेश जी से पहले चर्चा में उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि बिहार की जो वर्तमान राजनीति है, उसकी दिशा और दशा किस तरह से दिखते हैं और साथ ही जो चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट शेयरिंग के अंतर्गत मिली है, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। उसके लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या आप सोचते हैं कि चिराग पासवान को पिछले अगर 2-3 साल की हम बात करें, जिस तरह से उन्हें नेपथ्य में रखा गया है और अब वर्तमान लोकसभा जब चुनाव सामने आ गए हैं, तो जब उन्हें 5 सीट देकर क्या क्षतिपूर्ति की गई चिराग पासवान को? या पशुपति नाथ पारस का जो पूरा एक अगर राजनीतिक यात्रा देखें पिछले 2-3 साल की, जिस तरह से उनको भाव दिए गए, उन्हें बढ़ाया गया बीजेपी के द्वारा, लेकिन एंड टाइम पर उन्हें गच्चा दे दिया गया, दगा दे दिया गया, इसके के पीछे क्या कहानी है? क्या समझते हैं आप? राकेश जी। धन्यवाद प्रशांत जी, आप सभी को नमस्कार मेरा। देखिए, बिहार की राजनीति में हमेशा से पिछले 3 दशक से तो आप मान ही लें, बल्कि उसके पहले से लगातार सब न कुछ अप्रत्याशित होता रहता है। और जिस दल की हम बात कर रहे हैं इस समय, जिस पासवान परिवार की बात कर रहे हैं और जिस समाज के वोटरों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से मेहनत कर रही थी, तो उसको लेकर के उन्होंने चिराग की जो आग उनके घर में लगने वाली थी, उससे तो बचाव अपना कर लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 370 हासिल करने का, उसके लिए एक छोटा-सा अपशगुन हो गया है मंत्रिमंडल से चिराग के चाचा के इस्तीफे के रूप में। तो आप देखेंगे यहाँ से बिहार की राजनीति में पटाक्षेप नहीं होता है, बल्कि एक नया पन्ना खुलता है। और ये पन्ना आने वाले दिनों में जब भी लोकसभा के चुनाव वहाँ बिहार में होंगे इन तारीख में, तो आप देखेंगे कि जिस अंचल में ये जो पारस परिवार है और इनकी बिरादरी के जो मतदाताओं का बाहुल्य है, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को जो संभावित नुकसान कल तक होने वाला था, वो अब थोड़ा सा बच गया है। पूरा तो नहीं बचा है, क्योंकि ये अब चचा जो हैं वो शांति से तो बैठेंगे नहीं पारस भाई। हालांकि पारस जी की उम्र ज्यादा है चिराग के मुकाबले, चिराग का राजनीतिक भविष्य लंबा है और तो उन्होंने अंततोगत्वा जो अपने आप को हनुमान कहते थे मोदी जी का, उनका मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर दिया है। तो वो तो लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे। अब वो 4-5 में से कितनी सीटें जीतते हैं ये अलग बात है, क्योंकि इस बार बिहार की राजनीति में आप देखेंगे कि जो उठापटक है वो 3 प्रमुख दलों के बीच में होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी और जनता दल यू।
तो जनता दल यू का जो दायरा है बड़ा सीमित है। पिछले चुनाव में जितनी सीटें उन्होंने जीती थी उससे एक आध सीट का फर्क पड़ा है, उनको पूरा कोटा दे दिया गया है। लेकिन जिस गति से तेजस्वी ने पिछली सरकार बदलने के बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन जो हुआ, अदल बदल हुआ बड़े पैमाने पर, ऑपरेशन लोटस का जो कामयाबी मिली, उसके बाद जिस ढंग से तेजस्वी ने अपने आप को तैयार किया है और जनता के बीच में जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं जेडीयू पर, बिहार की राजनीति पर और केंद्र की राजनीति पर, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि जैसे 1980 में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी का रथ बिहार ने रोका था, उसी तरह से 2024 में भी माननीय मोदी जी का जो 370 का सपना है, जो 400 पार का लक्ष्य है या जो रथ है, उसे बिहार से ही सबसे बड़ा झटका लगेगा। और अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सपना जरा भी आहत होता है तो आप ये मान के चलिए तो ये हवा अड़ोस पड़ोस में उड़ीसा भी जाएगी, ये बंगाल भी जाएगी, ये हिंदी पूरी पट्टी में भी फैलेगी, क्योंकि बिहार की राजनीति के जो कीड़े हैं वो आप देखेंगे सीमावर्ती सभी राज्यों को प्रभावित करते हैं। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे कि जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं हुआ है। हालांकि उन्हें ये लग रहा है कि सीट शेयरिंग करके उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो चिराग के चचा है वो शांति से नहीं बैठेंगे और वो आरजेडी के साथ मिलकर के, क्योंकि वहाँ दल बदल बहुत आसान काम है बिहार में, तो वो निश्चित तौर पर आरजेडी के साथ मिलेंगे और जो छोटे दल है, एक एक कुशवाहा जी का आपने नाम दिया, जो एक एक सीट के लिए भी संघर्ष करते हैं, वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर देंगे। तो ऐसे में बिहार का चुनाव जो बहुत आसानी से होने जा रहा था अब बहुत रोचक हो जाएगा। जी जी, जी। जैसा आपने कहा कि बिहार का चुनाव जो आसान समझ रहे थे, उनके लिए बड़ा ऐसा रोचक सामना होगा और काफ़ी संघर्ष भी देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में आने वाले समय में। मैं मुकुल जी के पास ना, मुकुल जी आपको क्या लगता है कि अगर चाचा-भतीजे की राजनीतिक लड़ाई चल रही थी पिछले कुछ समय से और लगातार उसमें चाचा ने क्योंकि बढ़त बना रखी थी, कैबिनेट मंत्री थे और लेकिन अब चुनाव के टाइम में चिराग पासवान 5 सीट लेकर उनसे अपनी राजनीतिक बढ़त उन्होंने प्राप्त कर ली है। ऐसे में साथ ही जो दूसरे अन्य अगर राजनीति की बात करें बिहार के अंदर, जैसे राकेश जी ने कहा कि कितनी सीट वह जीत सकते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। और साथ ही जनता दल यूनाइटेड को लेकर भी एक ऊहापोह चिराग पासवान के मन में हमेशा बना रहा है और वैसे राजनीतिक दुश्मन भी उन्हें मानते रहे हैं। ऐसे में क्या चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड के भी चुनाव प्रचार करेंगे और क्या नीतीश कुमार भी चिराग पासवान के चुनाव प्रचार करेंगे? यह भी एक यक्ष प्रश्न की बात है, बिहार की राजनीति में इस वक्त तैर रहा है। आप क्या समझते हैं इसको लेकर? किस तरह की राजनीति बिहार में आने वाले समय में आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इस चीज में सबसे पहले इनके थोड़ा सा पारिवारिक बैकग्राउंड में जाऊंगा कि 2020 में जब इनके रामविलास पासवान जी की डेथ हुई, उसके बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें आपस में दूरियां दोनों परिवार में बढ़ती रही। रामविलास पासवान ने 2 शादी की थी। एक बीबी, एक उनकी वाइफ तो गांव में रह गई थी और एक थी रीना पासवान। रीना पासवान अब की बार शायद चुनाव लड़ रही है, जहां तक मेरे सूत्र है। और जो खबरें भी आ रही हैं, ये अभी 2 घंटे पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि रीना पासवान हो सकता है पारस और प्रिंस, जो उनके लड़के हैं पारस के, ये दोनों और ये दोनों आपस में एक दूसरे को हो सकता है एक ही सीट से, अलग अलग सीटों में, जमुई से 2-3 सीटों का नाम चल रहा है। तो उसमें जो है आपस में, हाँ जो वही, तो इनमें आपस में ही एक दूसरे को खड़ा करने के उसमें है कि आपस में ही एक फाइट हो जाए। तो ये बड़ा रोचक होगा कि कौन बचता है कौन जाता है। 4 सांसद तो इनके साथ टहलते रहे, चिराग अकेले रह गए। अब चिराग के ऊपर डिपेंड करता है, वो चिराग ने अपनी सीट, हर आदमी अपनी सीट बचाना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सांसदी जाए और 5 साल तक वो फिर सड़कों पे टहलता रहे। तो इसमें जहां तक लग रहा है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि चिराग जमुई में टिके रहते हुए पिता की सीट मां को देने के लिए तैयार है। और लड़ाई में प्रिंस से भी संभावित है, प्रिंस चूंकि इनके लड़के हैं, तो प्रिंस और इनकी लड़ाई होती है तो भी रोचक होती है और मां से लड़ते हैं तो भी रोचक होती है। तो दोनों चीजें काफी रोचक देखने की हैं। और रीना पासवान को अगर ये समस्तीपुर से उतारते हैं, जहां प्रिंस अभी सांसद है, तो चीजें बड़ी, मतलब आप समझिए कि घालमेल वाली है। और ये लड़ाई, अब की बार जो इलेक्शन हो रहा है वो पिछली बार इलेक्शन, पिछला वाला इलेक्शन नहीं है। अब की बार इन्होंने भले ही सीए करा हो, लेकिन उसका कोई बहुत बुलबुला नहीं उठा।
जो आप सोचिए कि जो पुलवामा का हुआ था, उस तरह के जो आग लगी थी, हमारे आपके अंदर भी आग लगी थी, हाँ हाँ तोड़ो, सही। तो पूरा देश खड़ा हो गया था एक साथ। अब की ऐसा कोई करंट नहीं है, कोई लहर भी नहीं है। अब इस लहर के न होने पे बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि बीजेपी अगर इतनी स्ट्रांग है जो कहते हैं, तो ये बताइए बाकी प्रदेशों में, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हर जगह आपको जरूरत पड़ती है। हरियाणा में इन्होंने, जिनकी सरकार है उसके बावजूद भी कई नेता इधर उधर करते हैं, और मध्य प्रदेश में तो इन्होंने सरकार ही गिरा दी थी, राजस्थान में भी प्रयास किया, मगर ऐसे गठबंधन जो करते हैं वो हिंदी बेल्ट के इस तरफ के, गुजरात में क्यों नहीं करते? गुजरात में तो क्या छोटी पार्टियां नहीं है, वहां जातिगत समीकरण नहीं है, ऐसा क्यों? और इसमें करते इसलिए क्योंकि उनको पता है कि जातिगत जब तक हम नेताओं को छोटे इधर नहीं जोड़ेंगे, हमारी जीत सुनिश्चित नहीं रहेगी। अब एक चीज और बताएं, नीतीश का मतलब एक किस्मत है कि जो गोल्डन वो लेके स्पून पैदा हुए हैं। नीतीश लगातार चीफ मिनिस्टर है, जबकि उनकी स्थिति चीफ मिनिस्टर बनने लायक नहीं है। और कब से इन्होंने पार्टी शुरू की थी और आज क्या स्थिति है? कभी 114 पे आते थे, आज कहां पे आके 45 पे आके टिक गए। बीजेपी आई थी, बीजेपी कम से शुरू की थी, बीजेपी आज इनसे बहुत आगे है, दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है। अच्छा, जनता को अब की बार यह भी डिसाइड करना है कि पलटू चाचा का बहुत नाम खराब हुआ है। बिहार के कई लोगों से बात होती है, तो जो फॉलोअर थे उनके, वो भी अब गुस्से में कि कब तक आप अपने मालिक को बदलेंगे, बेसिकली ये कहिए, क्योंकि सब बड़े भाई हैं। आज बीजेपी बड़े भाई है, वो 17 सीट पे लड़ रही है और ये 16 पे लड़ रहे हैं, और यही हाल इनका हर जगह रहता है। जहां घुसते हैं, पहले बैठने की, खड़े होने की जगह, फिर बैठने की जगह, फिर लेटने की जगह बना लेते हैं, फिर आप बिस्तर से गिर जाते हैं। आप मतलब, मैं उस टेक्स्ट में जा रहा हूं कि एक जो हम लोग कहते हैं, जैसे जो मीडियोकर्स होते हैं, जो ये ठेका पट्टा लेते हैं, वो अधिकारी के घर में घुसते नहीं, ऑफिस में घुसते हैं, खड़े होते हैं, फिर मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर उनको पूरा अपना ट्रैप कर लेते हैं, और फिर कहीं का नहीं रहता अधिकारी, फिर उसी के कहने पर अगर वो फंस गया। यही हाल पॉलिटिकल पार्टीज का है, खासकर बीजेपी को। जहां तक अभी तक मेरा 25-26 साल का अनुभव है, जिन जिन जगहों पे, और आप अगर इसको चार्ट लेके बैठेंगे और जब जोड़ेंगे, तो आपको यही लगेगा कि पहले घुसे, जगह बनाई, आपने गठबंधन किया, अगला धीरे धीरे कमजोर होते होते साफ हो गया। तो ये वो पौधा है जो, जिसके यहां एक बीज पड़ा तो जो मूल पौधा है उसको साफ कर देगा। ये चीज जनता को बिहार में समझ में आई है, और बिहार के पब्लिक को अब की बार देखिए, अभी कितने दिन हुआ है, शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, और शिक्षक भर्ती परीक्षा में तीसरे चरण का पेपर आउट हो गया। अब आरजेडी को ये मिल गया मौका। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, इतने 17 महीने हम रहे, हमने परीक्षाएं कराई, हमारी परीक्षाएं तो कोई नहीं आउट हुई, और जहां बीजेपी की सरकार आई और उनसे गठबंधन हुआ, पर्चा आउट हो गया। इसका बहुत बड़ा एक, ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा बीपीएससी करके इनका एग्जाम था, शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसका बहुत बड़ा एक वो जाएगा मैसेज, क्योंकि अब चुनाव सर पे है, और तेजस्वी यादव इज नॉट ए स्मॉल प्लेयर। वो इस वक्त, आज की डेट में, उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा है, जो शायद बीजेपी के किसी नेता में नहीं है वहां पे। यही हाल नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार की अपनी छवि खराब हो गई है, बार बार आज आप सपा के साथ, फिर बसपा के साथ, फिर इनके साथ, फिर उनके साथ। अगर आप पार्टियां बदलते रहिए तो जो आपके फॉलोअर है वो भी चढ़ जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो मेरे मित्र भी हैं, वो अब झुंझला जाते हैं कि हम क्षेत्र में जाके करेंगे क्या, और जनता सवाल पूछने लगी है। जनता जानती है कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो आदमी नेताजी के साथ है, तो नेताजी के साथ वही लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई उनसे जुड़ाव है, जो पैसे से या ठेका पट्टा से रहता है। अदरवाइज कोई आदमी अपने घर में बीवी बच्चों को छोड़ के किसी नेता के पास नहीं टहलता, वो हम आप अच्छी तरह जानते हैं। जो बाहर टीम बैठी रहती है, वो चाहे 10 लाख का काम हो, चाहे 5 हो, जिस स्तर का आदमी रहेगा उस स्तर से पैरवी करता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, बिना मतलब के कोई पानी नहीं पूछता है, और यही उनका उपयोग करते हैं। तो
तो चीजें वहां पे बिहार में अब की बार ये बहुत बेहतरीन होगा चुनाव कि जिसमें हम आप सब लोग बैठेंगे और जब काउंटिंग होगी 4 जून को, जब गणना होगी 4 जून को, तब समझ में आएगा कि क्या चीजें चल रही हैं और जनता का मूड क्या है, क्या जनता इसके खिलाफ है, और अगर खिलाफ है तो मान के चलिए बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये बहुत बड़ा झटका दे देगा यूपी को, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी को बहुत बड़ा झटका देगा। और इसी चीजों पे एक और इनकी चीज थी कि 2010 में जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी 144 सीट पे आए थे। 144 सीट से 144 में इन्होंने जिस जनता दल ने 144 में से जीत दर्ज की थी, वहीं 2015 में गिर के आ गए 71 पे, और 23 में आके जो मैं अभी पहले बात बोला था 43 पे आ गए। तो जिस पार्टी का डाउनफॉल इतना हो, आप बताइए उसकी पब्लिक में छवि कैसी होगी। इनका पासवान का जो पूरा वो है, साथ में इनके हम भी है, ये लोग अंदर से खुश नहीं हैं। इन लोगों के साथ बहुत बड़ा एक आप कहिए कि एक अंदर से जो एक होती है कि आदमी की हर हर पार्टी की आकांक्षा होती है, आपकी पार्टी हो किसी पार्टी, आदमी आगे बढ़ने की सोचता है, लेकिन आप सीटें कम करते जाइए और खुद बढ़ते जाइए। जब आप बड़े भाई हैं तो आपको तो दिल खोल के आपको चार देनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में किसी पे कोई भरोसा बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी को ये डर रहता है जो कांग्रेस के साथ हो रहा है कि नीतीश चले गए, उधर ममता ने मना कर दिया, इधर ये तोड़ दिया, तो इनको भी ये डर है कि कल की डेट में अगर हम इसकी मांग पूरी नहीं कर पाए, हमने मान लीजिए 5 जीत गए, उन्होंने कहा हमको ये फलाना मंत्रालय चाहिए, भाई ये तो बंदर बाट होती है ना, जिसकी संख्या जितनी भारी उस पे उतना ज्यादा मंत्री पद मिलेगा। तो इन लोगों को रहता है कि हमारे कम भी आए हैं, लेकिन अगर हम मान लीजिए 5, 8, 6 से अगर रह गई, खुदा ना खास्ता, तो इनको ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा और नाराज किसी को कर नहीं सकते। तो ये चीजें जो है ये बीजेपी के अंदर भी चल रही हैं, और कई नेता जो आज की डेट में जो समझ रहे हैं चीजों को, जो राहुल गांधी की यात्रा निकली है वो जहां जहां से निकली, इससे एक जनाधार बढ़ा है, और छवि जो पप्पू वाली थी, वो पप्पू अब कोई नेता नहीं बोलता जल्दी। पहले जितना पप्पू सुनने में आता था, आप भी अगर याद हो आपको, तो पहले हर दूसरे उसमें पप्पू रहता था, लेकिन अब डायरेक्ट अटैक होने लगा है। और डायरेक्ट अटैक होने का मतलब यह है कि आप उसको सीरियसली ले रहे हैं। जो कहते हैं ना कि लड़ाई अपने बराबर वालों से की जाती है, तो जब आप उसको लड़ाई में रख रहे हैं तो यानी आप उसको अपना बराबर समझ रहे हैं। तो ये समझने की भूल ना करे कोई कि राहुल गांधी कमजोर है या ममता बनर्जी कमजोर है। जब जिसको आप अपने बराबर समझेंगे तभी उससे लड़ेंगे। अब आपसे कहा जाए कि आप किसी छोटी मोटी अपना दल, मान लीजिए उनकी जो उनकी पटेल की बहन है, उनके लिए कोई मोदी जी बोले, भले उन्होंने अपना साथ दिया आपका राज्यसभा में, लेकिन आज की डेट में अगर मोदी जी वहां जाएंगे तो उसको कितना बोलेंगे एक बार। लेकिन हर मीटिंग में आप साउथ से लेके आप नॉर्थ तक जा रहे हैं, और आपको एक ही चीज है, आप अपने काम नहीं गिना रहे हैं, आपने क्या किया ये नहीं गिना रहे हैं, आप 47 बता रहे हैं। 47 में ईश्वर ना करे 47 में अगर आप रहेंगे भी तो आप क्या उम्र होगी आपकी, आप देख पाएंगे, आप खुद देख पाएंगे प्रशांत जी। आपको मैं बता दूं 2050 बहुत लंबा पीरियड है, और ये तो आपने दिखा दिया मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आज देश में स्थिति क्या है, 80 करोड़ लोगों को आज भी आप राशन बांट रहे हैं, और अमृतकाल चल रहा है। ये कैसा अमृतकाल है, कोई इस पे जवाब देने वाला नहीं है। गरीब हैं वो लोग, अरे गरीब कब से थे, कोरोना क्या आया हमारे यहाँ मतलब भुखमरी फैल गई, सारे देश उभर चुके हैं, सारे देश अपना काम धंधा कर रहे हैं, आप लोगों को लापरवाह बना रहे हैं। गांव देहात में बैठ के आदमी खाना खा रहा है, काम नहीं करना चाहता। अगर 6 लोग हैं तो 6 पंचे 30 किलो राशन मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। तो जहां तक बिहार की बात है, बिहार में ये इलेक्शन अब की बार अगर ये लोग ढंग से लड़े, और जो तेजस्वी कह भी रहा है, तेजस्वी का इस वक्त क्रेज है, और तेजस्वी का क्रेज मुझे वही लगता है जो अखिलेश यादव का था 2000, जब मायावती की सरकार गई थी 2011 वाला। अखिलेश ने साइकिल पे रैली की थी, साइकिल से पूरा दौड़ा चला था, और मुलायम सिंह यादव को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से जीतेंगे, और उसी का उन्होंने इनाम दिया। वो पार्टी की अपनी बात है कि शिवपाल का क्या हुआ, इनका क्या हुआ। वही हाल बिहार में हो रहा है।
वही हाल बिहार में हो रहा है, और बिहार में चीजें बदलती हैं, और बिहार से ही कोई ना कोई मूवमेंट शुरू होता है। बिहार ऐसा नहीं है तो लेकिन कि इसमें सिर्फ जी जी बिहार में ऐसा मैं नहीं भी कि वही बिहार में बात इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है। यूपी बिहार के लोग पॉलिटिक्स में बहुत महीन है। कब रोटी पलट दे किसी को कुछ पता नहीं रहता। क्षेत्रवार नीतीश की जो 43 आई थी, 43 से 45 आई थी सीट विधानसभा में, अगली बार देखिएगा वो हो सकता है उसके नीचे भी चले जाए। राजनीति तो छोड़ने के लिए कह ही दी है, तो पार्टी कौन संभालेगा? नीतीश बहुत बड़ा नाम थे। तो यही हाल अब पासवान परिवार में हो रहा है, हम में भी हो रहा है। जीतन राम मांझी जो है वो भी परेशान है अब, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। सबको उम्मीद है कि कुछ, अगर ये जीतेंगे तो हमको कुछ मिलेगा। उसी चाह में ये सारे लोग, ये सिर्फ देखिए, जैसे अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया इलेक्टोरल बॉन्ड का, अब सारी पार्टियां आज की डेट में अपना अपना खोल के रख रही हैं। हम कई पार्टियों ने, 10 पार्टियों ने अपना अपना सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया। अब बीजेपी और कांग्रेस को भी रखना चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस में तो एक बार मंथन इसका चल रहा है कि हम इसमें करेंगे। हाँ हाँ, इस पे भी आते हैं, जी लेकिन मेरा सवाल ये है कि बिहार की राजनीति पे अगर हम केंद्रित करें कि जो चिराग पासवान की अगर बात करें, पासवान परिवार की, जैसे आपने काफी सारी बातें कही, उसमें अगर हम देखेंगे जब लोक जनशक्ति पार्टी की टूट होती है, दोनों धड़े बीजेपी के साथ रहते हैं, तो ऐसे ही कौन हम्म से कारण थे? चिराग पासवान स्पष्ट रूप से सबके सामने था कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट है, उसके बीजेपी का हाथ है। और उन्होंने जो चिराग पासवान को धोखा देकर जो उनके चाचा थे, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को कब्जा किया, और उसको पूरा सम्मान केंद्र की सरकार में बीजेपी ने दिया, और उसके बावजूद भी चिराग पासवान अपने को मोदी जी का हनुमान बताते रहे, उनके साथ एनडीए में वह अपनी उनकी जिंदाबाद करते रहे, एक तरह से उनका समर्थन करते रहे। तो उसके पीछे क्या, जब स्पष्ट रूप से सामने था कि किस तरह की टूट हुई, किस तरह का समर्थन बीजेपी के द्वारा पशुपतिनाथ पारस को मिला, तो उसके बावजूद देखिए, भी मैं चिराग पासवान एनडीए में रहे, तो उसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? आपको प्रधानमंत्री मोदी का अगर कॉल आ जाए थोड़ी देर बाद, तो इसके बाद आप प्रोग्राम बन पाएंगे? आपको दिल्ली बुला लिया जाएगा, आप सब छोड़ के कह देंगे ठीक है मैं सब बंद कर रहा हूं? देखिए, ये सत्ता का खेल है, और सत्ता के विरुद्ध नहीं बह सकता। आप मना कर दें, हो सकता है आप मना कर देंगे, मैं आपको जानता हूं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं? और जब आप रामविलास पासवान के पुत्र हैं, और रामविलास पासवान भी हवा देख के अपना वो बदलते थे, मौसम 2-3 बार मौसम मौसम वैज्ञानिक जहां वो बदल देते थे। तो उन्हीं के पुत्र है चिराग। ऐसा तो नहीं चिराग कहीं नए आए हैं। चिराग ने भी पिताजी की राजनीति देखी है, अभिनय अभिनय भी किया है, बॉम्बे में काम भी किया है कई सीरियल में। तो उनको पता है कि हमें हवा के साथ रहना, हवा के विरुद्ध रहेंगे तो मैं नहीं। कल की डेट में इतने सालों मंत्री रहे, और एक ईडी और सीबीआई का रेड अगर पड़ जाती इनकम टैक्स की, देखिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अध्यापक से या बहुत छोटी नौकरियों से निकल के शीर्ष पे हैं। बिल्कुल आज उनकी अगर कैलकुलेट करके अगर ईडी और सीबीआई निकालने लगे, तो मैं बता रहा हूं 70% जेल चले जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। कौन जब्त कराना चाहता है? ये कोई आदमी 200-400-500 करोड़ के आदमी है, ये सब इनका अथाह कोई था नहीं है। तो चीज पासवान जी के बारे में अपना था बहुत उनका, जब जब जो जो सरकार रही, वो इलेक्शन से पहले ही पलटी खाते थे, और जिधर पलटी खाते थे उधर वो पार्टी की सरकार बनती थी। उनके बारे में बहुत मतलब मशहूर था। लेकिन लास्ट के समय में चूंकि वो बीजेपी में थे, और बीजेपी ने सम्मान इसको सिर्फ चिराग को दिया पासवान के पुत्र होने का। जब चुनाव पास आया, फिर सम्मान दिया पासवान के पुत्र होने का, क्योंकि ये 2019 में चुनाव हुआ था, 20 में उनकी डेथ हुई थी। जिन जिन जगह पे जाएंगे तो पासवान को कौन कैच कराएगा? पारस कराएंगे कि चिराग कराएंगे? वो कहेंगे मेरा भाई था, मैं कहूंगा एग्जैक्टली। तो वो चीजें आप खुद समझिए कि इसको, अच्छा चूंकि बीजेपी इन सब चीजों में माहिर है, आपकी भावनाओं से खेलेगी। शक्ति वाला आपने देखा ही था, वो संदर्भ कुछ और था, ये संदर्भ कुछ और है। तो शक्ति स्वरूप, शक्ति तो देखिए दानवी शक्ति भी हम लोग बोलते हैं, और दुर्गा शक्ति भी बोलते हैं। तो शक्तियां तो दोनों है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। तो अब उसको आलू से सोना निकलेगा, एक तरफ आलू डालो दूसरे सोना, बोला किसने और क्या हुआ? तो इस वक्त देखिए, अभी तो हम लोग बहुत, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे देखते जाइए, अभी देखते जाइए। हम आप ही के कार्यक्रम में बोले थे कि प्रशांत जी आप रुकिए, अभी अभी जो गठबंधन हो रहा है, महागठबंधन इंडिया, इसमें कितने टुकड़े होंगे, ये एक नहीं रखने देंगे। और लास्ट तक आते आते क्या हुआ आपको याद होगा। तो चीजें वही होती हैं, क्योंकि
जो बीजेपी डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रही है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए खेल रही है, उसमें देश हित बोलने के लिए है। 4 काम ऐसा करेंगे 300, बेसिकली वो उनकी कुर्सी, आज कुर्सी चली जाए, खुदा न खास्ता बीजेपी हार जाती है, आप कितने नेता टिक पाएंगे? जो भागने वाले हैं वो तुरंत भागना शुरू कर देंगे, जो हारेंगे सांसदी वो कांग्रेस में जाके या किसी पार्टी में जाके, अगर गठबंधन सरकार बनती है तो उसमें अपने एरिया में जाके विधायकी लड़ जाएंगे। ठीक बात है, सत्ता के लिए यहाँ पे आए, सत्ता के लिए दूसरी जगह बिल्कुल, चिराग भी इसीलिए चुप थे। भाई आप ये बताइए, लोकसभा में वो अकेला था, चाचा 4 को लेके चले गए, 5 लोग बैठते होंगे, सामने पढ़ते होंगे, पर भाई आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में आप भाई अगर संविधान में आप विश्वास रखते हैं, आपकी पार्टी अलग हो गई, लेकिन जमीन पे क्या स्थिति है, मैं आपको आज बोल रहा हूं, ये जो 4 भागे थे इनमें से एक जीत जाए। पब्लिक ने वोट दिया था रामविलास पासवान के नाम पे, पारसनाथ कहीं से इतने बड़े नेता नहीं है, उनकी पूरी हिस्ट्री जो है पीछे इतिहास, वो उनके भाई से जुड़ा हुआ है। तो जब आप अपने परिवार में ही, जैसे आज अखिलेश यादव को ढकेल लेते हैं लोग कि चाचा को निकाल दिया, चाचा को निकाल दिया, आज चाचा एक हो गए, लेकिन आज पारसनाथ क्या चिराग के पास जा सकते हैं? संभव ही नहीं है। और क्या चिराग लेंगे? असंभव। जब आपने उस टाइम पे परिवार को छोड़ा, और अब तो प्रिंस पारस के लड़के हैं, और आप ये बताइए इधर रीना जो चिराग की मां है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं तो सोचिए जरा कितना बेहतरीन मुकाबला होगा। तो परिवार और ये दोनों हारेंगे, जहां मिल सकता है तो बेहतरीन संघर्ष मिलेगा, देखने को मिलेगा। देखिए कोई देश में बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी आप कुछ नहीं कह सकते। महंगाई, बेरोजगारी, ये पिछले 5 साल से चल रहा है, और प्लस नारी सुरक्षा को लेके जिस तरह से जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं को अगर क्रमबद्ध तरीके से रहे तो शक्ति का कोई आदर मोदी जी नहीं करते। अगर करते होते तो मणिपुर एक झांक तो लेते जाके। अगर यही होता तो लड़कियां बैठी, जो हिंसा बढ़ी है भाई, जो हिंसा बढ़ रही है महिलाओं के प्रति, 11 मिनट में एक देश में 11वें मिनट पे एक रेप हो रहा है। आप विश्वास नहीं कर सकते, जो आंकड़े बता रहे हैं। और देश की स्थिति, ये सभ्य समाज के माथे पर कलंक के समान है कि महिलाओं के प्रति जिस तरह से हिंसा लगातार बढ़ रही है, और तमाम दावे मतलब खोखले साबित होते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और पूरे देश ये बोल बचन के पूरे आंकड़े हम देखें तो लगातार हिंसा में बढ़ोतरी होती है। और शायद ही कोई दिन का अखबार ऐसा जाता हो जिस दिन उनका पन्ना महिला अपराध से भरा होना हो। तो बड़ी चिंता का विषय है सभ्य समाज के लिए कि आखिर हम किस तरह के, हमारे समाज में अपराधी जिस तरह से बढ़ रहे हैं लगातार, ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा चिंता का विषय बन जाता है लगातार। महिलाओं की सुरक्षा को लेके इनके मंत्री, इनका संगठन, ये खुद कटघरे में है। आप इस चीज को अगर जरा खंगालिएगा यूट्यूब, अरे उस पे गूगल पे खंगालिएगा, हर चौथे 5वें दिन बीजेपी का या ऐसे कोई ना कोई बड़ी खबरें आ रही हैं। मतलब इसको मीडिया नहीं ले रहा है वो एक अलग बात हो गई, लेकिन अभी अखबारों में जगह मिल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया। आप ये बताइए कि जो कांड बीएचयू में हुआ था, आईआईटी की बीएचयू की जो छात्रा थी, उसके साथ कितना घिनौना काम हुआ था। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती और बीजेपी विपक्ष में होती तो भरतनाट्यम करा दी होती। वहां पे इस वक्त पूरी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस वक्त नाच रही होती। और अगर मनमोहन वहां के प्रधानमंत्री वो होते सांसद, तो इस्तीफा मांग रही होती। एक शब्द नहीं बोला गया, 1 महीने तक वो आरोपी टहलते रहे। तो ये देश का हाल है। इसको अब जाके आप शक्ति के रूप में बिहार में बोलिए, आप कहीं बोलिए, लोग अब जान चुके हैं कि जो गारंटी है वो जुमला है, नाम बदल दिया। बिल्कुल कथनी करनी में बहुत अंतर है। और ये चीजें नीतीश कुमार भी जानते हैं। नीतीश कुमार इसीलिए पहले बोल चुके हैं, नीतीश कुमार की राजनीति को समझे कि लगातार उनकी विधानसभा सीटें घटती जा रही हैं,
और जिस तरह से उनका पलटू चाचा के नाम से फेमस हो गए हैं, पलटू राम के नाम से जिस तरह से उन्हें संज्ञा दी जा रही है, और उन्होंने उसको कहीं ना कहीं बार बार अपनी जो कार्यशैली से उसको इस तरह से प्रमाणित भी कर दिया खुद ही कि वो कब किसके साथ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आने वाले बिल्कुल। समय में जिस तरह का बिहार की जो राजनीति का ट्रेंड रहा है, उसमें क्या आप सोचते हैं कि बिहार की राजनीति में और किस तरह के नए घटनाक्रम सामने आ सकते हैं? और साथ ही राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें, ये आज उनके जो नेता हैं तेज प्रताप सिंह, उन्होंने पशुपतिनाथ पास का स्वागत किया है कि उन्होंने कहा कि अगर वो आते हैं उनका स्वागत करते हैं। तो ये क्या ये तो संकेत है? ये क्या कहते हैं? ये सब ये हवाई है, देखिए उनको भी मालूम है। और चीजें जो है वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको फायदा उसमें एक राज्यसभा, बेटे को मंत्री पद, और एक उन्होंने शायद एमएलसी या किसका दिया है, एक सीट के लिए, अगली सीट के लिए नहीं कहा है, राज्यपाल के लिए कहा है। तो अगर राज्यपाल एक मंत्री मिल जाता है तो देखिए सब ये क्या कहते हैं, बेसिकली आप एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे जगह दे दो, सीट मत मांगो, मैं तुम्हें इतने पद दे दूंगा। उसमें ना काबिलियत देखी जाती है, ये राज्यपाल बन के जाएंगे, क्या करेंगे नोबडी नोज। तो बाकी जैसे राज्यपाल है उन्हीं की तरह हाँ हाँ करेंगे कि अपने मन से भी कुछ काम कर सकते हैं। बेटे को मंत्री पद दे देंगे, इनकी पार्टी तो साफ हो जाएगी ना। बेटे के अंदर इतनी कुवत तो है नहीं, उनकी देखिए, जब ये सब साथ थे इन्होंने लड़ाया, बेटे को जिता दिया एज ए सांसद। आज आप सांसद भी नहीं बनेंगे, और क्या भरोसा कल राज्यपाल बनाए कि ना बनाए। अभी तो इन्होंने सिर्फ एक ऑफर दिया है, कल की डेट में सारे राज्यपाल हो गए, ठीक है आप वेट करिए हम आपको बनाते हैं, तो उसमें भी ठगा महसूस करेंगे। तो कुल मिला के अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, बस मुझे इतना बताना मैं चला जा रहा हूं, कहां जाएंगे कोई बात नहीं। उस पे विपक्षी पार्टियां आपस में खेलती भी हैं कि भाई आ जाइए हम आपको सम्मान देंगे, लेकिन क्या ये उस लायक है सम्मान के? खुदा ना खास्ता अगर 5 सीट इनको मिल जाती है, 2 कांग्रेस अपने में से दे देती है, एक एक तेजस्वी दे देते हैं, 3-4 सांसद अगर इनके बन गए, तो क्या भरोसा कल ये रहेंगे इसमें? तो इस चीज पे भी इन लोगों को, नेताओं को सोचना चाहिए कि हम जिसको ले रहे हैं वो हमारे कितनी दूर के हैं। ममता अलग हो गई, लेकिन ममता ने कहा कि मैं हूं साथ में। ममता ने ये कह दिया कि मैं हूं साथ में, मैं इंडिया में ही हूं, लेकिन ये लोग क्या रह पाएंगे? जिसकी सरकार बनेगी उससे निकल लेंगे साथ में कि हम आपको अब भाई नहीं, आपके साथ नहीं है, लड़ेंगे अपने चुनाव चिन्ह पे। कायदे से तो इस वक्त होना चाहिए कि आप अपनी पार्टी की ऐसी तैसी करिए, हमारे चुनाव चिन्ह पे आप लड़िए। अगर इसमें मानेंगे नहीं वो लोग, तो ये से एक जिसे कहते हैं बचकाना टाइप का वो है, और कुछ नहीं है। इसको मैं ज्यादा नहीं मानता कि इस तरह का बोला गया है, और वो चिढ़ाने के लिए भी बोलते हैं, जी, बिल्कुल ठीक कहा चिढ़ाने कि के लिए बोलते हैं। आपने उनका कि उनका उन उनका जनाधार सिर्फ कटाक्ष का संदर्भ भी होता है। कटाक्ष के तौर पर भी कहा जाता है कि जो वर्तमान की राजनीतिक स्थिति है कि उसको लेकर कटाक्ष में भाई राजनीतिक दल सब एक-दूसरे पे करते हैं, नेता एक-दूसरे पे करते हैं। इतिहास वही है। देखिए लालू भी वही थे, शरद यादव भी वही थे, नीतीश कुमार भी वही थे, तीनों जेपी आंदोलन से निकले थे, जनता दल बनाई, लड़े, जीते, कहां से कहां करते हुए फिर बाद में अलग हो गए। अलग हो गए तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लालू ने राज किया जब तक उनका राज चला। फिर बीजेपी आ गई, बीजेपी के साथ इन्होंने अपना ग्राफ बढ़ाना शुरू किया, और जैसे ग्राफ बढ़ा था उससे तेजी से नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे हुआ है। और लोकसभा इलेक्शन में लिए भले ही 16 सीट है, इसमें कितने में जीत पाएंगे ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस खत्म हो गया उनका कैरियर, पब्लिक जान चुकी है अब इसके बाद वो नहीं दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो मंच से बोल चुके हैं। तो उसके बाद पब्लिक इनका कितना, जो इनके साथ के लोग हैं वो इनको हटा। आज आप कुर्सी पे आपके साथ 1000 लोग हैं, कल आपकी कुर्सी चली गई तो भाई साहब 100 लोगों से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। जिनके ऊपर आपने एहसान किया होगा वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो ये आज की स्थिति है। तो पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे, और उसके बाद वो इलेक्शन अगर नहीं लड़ते हैं और वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, तो समता पार्टी से लोग देख रहे हैं, 1994 में समता पार्टी बनाए थे, नीतीश कुमार लालू के सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार अलग हो गए, गठन किया, फिर लड़ा चुनाव, लालू यादव और इनमें अच्छी दोस्ती थी, फिर मनमुटाव हुआ, फिर दोस्ती हुई, फिर और ये कंटिन्यूअस लालू की तरफ से कदम नहीं था, ये कदम सब नीतीश कुमार की सहमति से हो रहा था, वो मान रहे थे इन चीजों को। तो ये राजनीति में ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। पारसनाथ आपकी बार खा जाएंगे बहुत बड़ा गच्चा। बीजेपी के पास जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि कल तक वो जिस तरह से सर उठा के जी रहे थे
कि ये पार्टी मेरी है। यही हश्र देखिएगा महाराष्ट्र में भी होगा। महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह जनता इनको धोएगी। जो महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं, पार्टी का जो पासवान का जो चेहरा है वही शिवसेना का चेहरा है। आपने उससे सब कुछ ले लिया, लेकिन आदमी तो नहीं ले पाएंगे ना, चेहरा तो नहीं ले पाएंगे ना, बाप नहीं बदल पाएंगे ना। तो वो चीजें जो है वो रहेंगी, और इसका देखना हम लोग साक्षात रहेंगे कि अभी देखिए कितना मोदी जी और आगे बढ़ते हैं, किन किन चीजों पे, भावनात्मक मुद्दों पे। कल तक वो जो चिराग को बहुत दूर रखते थे, कम जगह देते थे, वो उनको अपने बगल में बैठा के राम विलास पासवान के पूरे उस क्षेत्र में उनकी यादें दिलाएंगे, और पारसनाथ किनारे बैठे रहेंगे। उनको शायद मंच में भी जगह ना मिले, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं, जब लड़ना ही नहीं है तो तुमको क्यों मिलेंगे। और ये इलेक्शन बीत जाए, अगर ये नहीं होता है, पारस मान लीजिए नहीं साथ आते हैं और ना इधर जाते हैं, कहते हैं हम अपने कैंडिडेट वही उतारेंगे जो एक दो बार बोल चुके हैं वो, कि हमारे सारे वही लड़ेंगे। भाई सांसद है तो उसको एक गुब्बारा रहता है सांसद, उसको तो चारों तरफ से अच्छी खबरें आती है, आप यहां से भी जीत रहे हैं, वहां से भी, ये विधानसभा भी आपकी वो। लेकिन जब हकीकत आती है तो पता चला नीचे कुछ था ही नहीं, आप हवा में लटके हुए थे, और जो आपको फीडबैक देते हैं वो भी गायब हो चुके होते हैं। तो इन चीजों को देखना बिहार की जनता को है कि हमको जो वोट दे रहे हैं वो कहां जा रहा है, वोट हम किसको दे रहे हैं। और जनता में जो तेजस्वी का, फिर बताऊंगा, जो एक उसकी जो एक चल रही है इस वक्त लहर, वो शायद मोदी से बड़ी है, क्योंकि आज भी वो तेजस्वी यादव के बारे में अंतिम मुकुल जी, तेजस्वी यादव को लेकर ये है कि जिस तरह से अगर बिहार की राजनीतिक जो पूरे कई अनेक वर्षों की अगर हम बात करें, उसमें जैसे जेपी लोहिया के पश्चात अगर हम बात करें तो लालू यादव और नीतीश कुमार का एक पूरा दौर रहा है बिहार की राजनीति में, जॉर्ज फर्नांडिस का बड़ा नाम रहा है। लेकिन अगर हम वर्तमान नई पीढ़ी की अगर बात करें, उसमें चिराग पासवान भी आते हैं, तेजस्वी यादव भी आते हैं, और अन्य कुछ नेता भी बिहार के हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी इमेज को वहां गाड़ा है, मतलब खुद उन्होंने अपनी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि तो ठीक है, लालू जी के उनके पुत्र हैं, वो उनकी विरासत थी उनके पास। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी ने अपनी मेहनत से अपनी जो राजनीतिक जमीन जो बनाई है वहां पर, और आज के दौर में ये लगता है कि अगर नई जो पीढ़ी है उसमें तेजस्वी यादव एक छत्र युवा नेता के तौर पर वहां पर स्थापित हो गए हैं। और जिस तरह से एक बड़ी संख्या में सुनने सड़कों दिखाई देती है, मैदान में सड़कों पर उनके पीछे दिखाई देती है। तो आने वाले समय तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के आप खुद के केंद्र बिंदु बनने जा रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल, अगर ये इसी चाल से चलता रहा तो ये तेजस्वी कोई बड़ी बात नहीं है। ये आने वाले टाइम में पार्टी तो है ही, पार्टी इसने कहां से कहां उठा के खड़ी कर दी है। और इसके ऊपर जो आरोप लगाते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, तो बहुत कम लोगों को आज आपके चैनल पे बता रहे हैं कि ये वही आदमी है जिसके अंडर में विराट कोहली ने मैच खेला है। अंडर 14 में विराट कोहली इनके अंडर में, और इनकी कैप्टेंसी में, अंडर में भी नहीं, ही वॉज कैप्टन ऑफ द टीम, और उस वजह से इसने पढ़ाई छोड़ी। तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर काबिलियत की कमी थी। आज अगर उसके घुटनों में चोट ना लगी रही होती तो आज वो क्रिकेटर होता, हम उसको टीवी पे देख रहे थे, विराट कोहली के साथी का था ये, और विराट कोहली का कैप्टन था। तो ये उसके अंदर की काबिलियत थी ना। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भी 12th क्लास है, उनको तो कोई नहीं बोलता। मोदी जी का तो पढ़ाई का पता ही नहीं है, उनको भी कोई नहीं बोलता, डिग्री भी नहीं मिलती। ये सब तो 12th पास है ना। तो ये जो भक्त लॉबी है, ये लॉबी जिस चीजों पे, इन लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। और ये जिस तरह से इसने मेहनत की है, आपके पटना में इसने खेला, दिल्ली में जाके खेला, 4-5 साल तक खेला। तो ऐसा नहीं कि कैप्टन किसी और को ऐसी बना देते कि लालू के लड़के आप कैप्टन बन जाइए। गवास्कर का लड़का आज तक नहीं खेल पाया आईपीएल ढंग से। रोहन गवास्कर कहां गए किसी को पता ही नहीं है, चेहरा नहीं पहचानते होंगे। लेकिन इस आदमी ने कैप्टन बन के ये तो दिखाया कि इंडिया में अंडर 14 का मैं कैप्टन हूं, अंडर 14, अंडर 16 का। तो चीजें देखिए, दिमाग आदमी का रहता है और इसके पास विजन है। भले ही ये पढ़ाई काम नहीं आती, बहुत सारे हमारे ऐसे भी नेता रहे हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे रहे, लेकिन उनसे विद्वान कोई नहीं रहा। तो सामाजिक पृष्ठभूमि और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप समाज के बीच में रह के कुछ भी नहीं करते हैं और समाज सेवा करते हैं तो आदमी आपको इज्जत देता है। पढ़ाई लिखाई से आप पीएचडी करे रहिए, आप डीएम बन जाइए, आईएएस बन जाइए, आप पब्लिक से तमीज से बात ही ना करिए तो आपको कौन पूछेगा। तो यहां जो एक दादागिरी वाला पोर्शन है, ये आपके सत्तारूढ़ के दल के पास है। इनके पास कुछ नहीं है, दे आर लाइक एम्प्टी हैंड्स। हमारे पास जो है हमारा जनता है। तो ये जनता के बीच में गुजरा है। और जो बीजेपी के पास, ना आपके नीतीश के पास,
इसका कोई तोड़ नहीं है। इस उम्र का कोई तोड़ नहीं है। इनके सगे भाई भी हैं, तेज प्रताप यादव, उसके अंदर वो कुबत नहीं है, लेकिन तेजस्वी के अंदर जो चीजें हैं वो हर चीज को मैनेज करना जानता है, जवाब देना जानता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, वो रहा है। उसने इंडिया लेवल पे जब गेम खेलता है आदमी, तो 50 आदमी आपको मिलते हैं। ये नहीं कि आप कॉलेज पढ़ के आए, पापा आपके सांसद है, मुख्यमंत्री, और आप राजनीति में आ गए। राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने भी पूरी पॉलिटिक्स देखी है, कौन आ रहा है, कौन घर में जा रहा है। तो इन चीजों को बिहार के इलेक्शन में अब की बार जनता देखेगी। और जहां तक लग रहा है पारस का पूरा कैरियर चौपट हो गया। अगर ये उस तरफ भी नहीं जाते, सत्ता के पास नहीं जाते, और एकला चलो ले अगर करते हैं, क्योंकि इनके वोटों का जनाधार जो कह रहे हैं पासवान समाज, इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला पासवान समाज बड़ा दुखी है। अरे तो पासवान समाज दुखी है रामविलास पासवान के, तुम्हारे थे भाई। जो वोट मिलता था बेटे को मंत्री पद दे देंगे, इनकी पार्टी तो साफ हो जाएगी ना। बेटे के अंदर इतनी कुबत तो है नहीं। उनके देखिए, जब ये सब साथ थे, इन्होंने लड़ाया, बेटे को जिता दिया एज ए सांसद। आज आप सांसद भी नहीं बनेंगे, और क्या भरोसा कल राज्यपाल बनाए कि ना बनाए। अभी तो इन्होंने सिर्फ एक ऑफर दिया है, कल की डेट में सारे राज्यपाल हो गए, ठीक है आप वेट करिए, हम आपको बनाते हैं, तो उसमें भी ठगा महसूस करेंगे। तो कुल मिला के अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, बस मुझे इतना बताना, मैं चला जा रहा हूं, कहां जाएंगे कोई बात नहीं। उस पे विपक्षी पार्टियां आपस में खेलती भी हैं कि भाई आ जाइए, हम आपको सम्मान देंगे। लेकिन क्या ये उस लायक है सम्मान के? खुदा ना खास्ता अगर 5 सीट इनको मिल जाती है, 2 कांग्रेस अपने में से दे देती है, एक एक तेजस्वी दे देते हैं, 3-4 सांसद अगर इनके बन गए, तो क्या भरोसा कल ये रहेंगे इसमें? तो इस चीज पे भी इन लोगों को, नेताओं को सोचना चाहिए कि हम जिसको ले रहे हैं वो हमारे कितनी दूर के हैं। ममता अलग हो गई, लेकिन ममता ने ये कहा कि मैं हूं साथ में। ममता ने ये कह दिया कि मैं हूं साथ में, मैं इंडिया में ही हूं। लेकिन ये लोग क्या रह पाएंगे? जिसकी सरकार बनेगी उससे निकल लेंगे साथ में कि हम आपको भाई नहीं, आपके साथ नहीं है, लड़ेंगे अपने चुनाव चिन्ह पे। कायदे से तो इस वक्त होना चाहिए कि आप अपनी पार्टी की ऐसी तैसी करिए, हमारे चुनाव चिन्ह पे आप लड़िए। अगर इस पे मानेंगे नहीं वो लोग, तो ये से एक जिसे कहते हैं बचकाना टाइप का वो है, और कुछ नहीं है। इसको मैं ज्यादा नहीं मानता कि इस तरह का बोला गया है, और वो चढ़ाने के लिए भी बोलते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। चढ़ाने के लिए होते हैं। उनका जनाधार सिर्फ कटाक्ष का संदर्भ भी होता है। कटाक्ष के तौर पर भी कहा जाता है कि जो वर्तमान की राजनीतिक स्थिति है कि उसको लेकर कटाक्ष में भाई सब दूसरे पे करते हैं, नेता एक दूसरे पे करते हैं। इतिहास वही है। देखिए, लालू भी वही थे, शरद यादव भी वही थे, नीतीश कुमार भी वही थे। तीनों जेपी आंदोलन से निकले थे, जनता दल बनाई, लड़े, जीते, कहां से कहां करते हुए फिर बाद में अलग हो गए। अलग हो गए तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लालू ने राज किया जब तक उनका राज चला। फिर बीजेपी आ गई, बीजेपी के साथ इन्होंने अपना ग्राफ बढ़ाना शुरू किया, और जैसे ग्राफ बढ़ा था उससे तेजी से नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे हुआ है। और लोकसभा इलेक्शन में लिए भले ही 16 सीट है, इसमें कितने में जीत पाएंगे ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस खत्म हो गया उनका कैरियर, पब्लिक जान चुकी है अब इसके बाद वो नहीं दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो मंच से बोल चुके हैं। तो उसके बाद पब्लिक इनका कितना, जो इनके साथ के लोग हैं वो इनको हटा। आज आप कुर्सी पे, आपके साथ 1000 लोग हैं, कल आपकी कुर्सी चली गई तो भाई साहब 100 लोगों से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। जिनके ऊपर आपने एहसान किया होगा वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो ये आज की स्थिति है। तो पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे, और उसके बाद वो इलेक्शन अगर नहीं लड़ते हैं और वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, तो समता पार्टी से लोग देख रहे हैं, 1994 में समता पार्टी बनाए थे। नीतीश कुमार, लालू के सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार अलग हो गए, गठन किया, फिर लड़ा चुनाव। लालू यादव और इनमें अच्छी दोस्ती थी, फिर मनमुटाव हुआ, फिर दोस्ती हुई, फिर मनमुटाव। और ये कंटिन्यूअस लालू की तरफ से कदम नहीं था, ये कदम सब नीतीश कुमार की सहमति से हो रहा था, वो मान रहे थे इन चीजों को। तो ये राजनीति में ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। पारसनाथ आपकी बार खा जाएंगे बहुत बड़ा गच्चा। बीजेपी के पास जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि कल तक वो जिस तरह से सर उठा के जी रहे थे कि ये पार्टी मेरी है, यही हश देखिएगा महाराष्ट्र में भी होगा। महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह जनता इनको धोएगी। जो महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं, पार्टी का जो पासवान का जो चेहरा है वही शिवसेना का चेहरा है। आपने उससे सब कुछ ले लिया, लेकिन आदमी तो नहीं ले पाएंगे ना।
चेहरा तो नहीं ले पाएंगे ना, बाप नहीं बदल पाएंगे ना। तो वो चीजें जो है वो रहेंगी, और इसका देखना हम लोग साक्षात रहेंगे कि अभी देखिए कितना मोदी जी और आगे बढ़ते हैं, किन किन चीजों पे, भावनात्मक मुद्दों पे। कल तक वो जो चिराग को बहुत दूर रखते थे, कम जगह देते थे, वो उनको अपने बगल में बैठा के राम विलास पासवान के पूरे उस क्षेत्र में उनकी यादें दिलाएंगे, और पारसनाथ किनारे बैठे रहेंगे, उनको शायद मंच में भी जगह ना मिले, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं, जब लड़ना ही नहीं है तो तुमको क्यों मिलेंगे। और ये इलेक्शन बीत जाए, अगर ये नहीं होता है, पारस मान लीजिए नहीं साथ आते हैं और ना इधर जाते हैं, कहते हैं हम अपने कैंडिडेट वही उतारेंगे जो एक दो बार बोल चुके हैं, वो कि हमारे सारे वही लड़ेंगे। भाई सांसद है तो उसको एक गुब्बारा रहता है सांसद, उसको तो चारों तरफ से अच्छी खबरें आती है, आप यहां से भी जीत रहे हैं, वहां से भी, ये विधानसभा भी आपकी, वो। लेकिन जब हकीकत आती है तो पता चला नीचे कुछ था ही नहीं, आप हवा में लटके हुए थे, और जो आपको फीडबैक देते हैं वो भी गायब हो चुके होते हैं। तो इन चीजों को देखना बिहार की जनता को है कि हमको जो वोट दे रहे हैं वो कहां जा रहा है वोट, हम किसको दे रहे हैं। और जनता में जो तेजस्वी का, फिर बताऊंगा, जो एक उसकी जो एक चल रही है इस वक्त लहर, वो शायद मोदी से बड़ी है। मुझे तेजस्वी यादव को लेकर ये है कि जिस तरह से अगर बिहार की राजनीतिक जो पूरे कई अनेक वर्षों की अगर हम बात करें, उसमें जैसे जेपी लोहिया के पश्चात अगर हम बात करें तो लालू यादव और नीतीश कुमार का एक पूरा दौर रहा है बिहार की राजनीति में, जॉर्ज फर्नांडिस का बड़ा नाम रहा है। लेकिन अगर हम वर्तमान नई पीढ़ी की अगर बात करें, इसमें चिराग पासवान भी आते हैं, तेजस्वी यादव भी आते हैं, और अन्य कुछ नेता भी बिहार के हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी इमेज को वहां गाड़ा है, मतलब खुद उन्होंने अपनी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि तो ठीक है, लालू जी के उनके पुत्र हैं, वो उनकी एक विरासत थी उनके पास। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी ने अपनी मेहनत से अपनी जो राजनीतिक जमीन जो बनाई है वहां पर, और आज के दौर में ये लगता है कि अगर नई जो पीढ़ी है उसमें तेजस्वी यादव एक छत्र युवा नेता के तौर पर वहां पर स्थापित हो गए हैं। और जिस तरह से एक बड़ी संख्या में सुनने सड़कों दिखाई देती है, मैदान में, सड़कों पर उनके पीछे दिखाई देती है। तो आने वाले समय तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के आप खुद के केंद्र बिंदु बनने जा रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल, अगर ये इसी चाल से चलता रहा तो ये तेजस्वी कोई बड़ी बात नहीं है। ये आने वाले टाइम में पार्टी तो है ही, पार्टी इसने कहां से कहां उठा के खड़ी कर दी है। और इसके ऊपर जो आरोप लगाते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, तो बहुत कम लोगों को आज आपके चैनल पे बता रहे हैं कि ये वही आदमी है जिसके अंडर में विराट कोहली ने मैच खेला है। अंडर 14 में विराट कोहली इनके अंडर में, और इनकी कैप्टनसी में, अंडर में भी नहीं, ही वॉज कैप्टन ऑफ द टीम, और उस वजह से इसने पढ़ाई छोड़ी। तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर काबिलियत की कमी थी। आज अगर उसके घुटनों में चोट ना लगी रही होती तो आज वो क्रिकेटर होता, हम उसको टीवी पे देख रहे थे, विराट कोहली के साथी का था ये, और विराट कोहली का कैप्टन था। तो ये उसके अंदर की काबिलियत थी ना। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भी 12th क्लास है, उनको तो कोई नहीं बोलता। मोदी जी का तो पढ़ाई का पता ही नहीं है, उनको भी कोई नहीं बोलता, डिग्री भी नहीं मिलती, ये सब तो 12th पास है ना। तो ये जो भक्त लॉबी है, ये लॉबी जिस चीजों पे, इन लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। और ये जिस तरह से इसने मेहनत की है, आपके पटना में इसने खेला, दिल्ली में जाके खेला, 4-5 साल तक खेला। तो ऐसा नहीं कि कैप्टन किसी और को ऐसी बना देते कि लालू के लड़के आप कैप्टन बन जाइए। गवास्कर का लड़का आज तक नहीं खेल पाया आईपीएल ढंग से। रोहन गवास्कर कहां गए किसी को पता ही नहीं है, चेहरा नहीं पहचानते होंगे। लेकिन इस आदमी ने कैप्टन बन के ये तो दिखाया कि इंडिया में अंडर 14 का मैं कैप्टन हूं, अंडर 14, अंडर 16 का। तो चीजें देखिए, दिमाग आदमी का रहता है और इसके पास विजन है। भले ही ये पढ़ाई काम नहीं आती, बहुत सारे हमारे ऐसे भी नेता रहे हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे रहे, लेकिन उनसे विद्वान कोई नहीं रहा। तो सामाजिक पृष्ठभूमि और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप समाज के बीच में रह के कुछ भी नहीं करते हैं और समाज सेवा करते हैं तो आदमी आपको इज्जत देता है। पढ़ाई लिखाई से आप पीएचडी करे रहिए, आप डीएम बन जाइए, आईएएस बन जाइए, आप पब्लिक से तमीज से बात ही ना करिए तो आपको कौन पूछेगा। तो यहां जो एक दादागिरी वाला पोर्शन है, ये आपके सत्तारूढ़ के दल के पास है, इनके पास कुछ नहीं है। दे आर लाइक एम्प्टी हैंड्स। हमारे पास जो है हमारा जनता है। तो ये जनता के बीच में गुजरा है, और जो बीजेपी के पास ना आपके नीतीश के पास, इसका कोई तोड़ नहीं है। इस उम्र का कोई तोड़ नहीं है। इनके सगे भाई भी हैं, तेज प्रताप यादव, उसके अंदर वो कुबत नहीं है। लेकिन तेजस्वी के अंदर जो चीजें हैं, वो हर चीज को मैनेज करना जानता है, जवाब देना जानता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, वो रहा है। उसने इंडिया लेवल पे जब गेम खेलता है आदमी,
तो 50 आदमी आपको मिलते हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल। कॉलेज पढ़ के आए, पापा आपके सांसद है, मुख्यमंत्री, और आप राजनीति में आ गए। राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने भी पूरी पॉलिटिक्स देखी है, कौन आ रहा है कौन घर में जा रहा है। तो इन चीजों को बिहार के इलेक्शन में अब की बार जनता देखेगी। और जहां तक लग रहा है पारस का पूरा कैरियर चौपट हो गया, अगर ये उस तरफ भी नहीं जाते, सत्ता के पास नहीं जाते और एकला चलो ले अगर करते हैं, क्योंकि इनके वोटों का जनाधार जो कह रहे हैं पासवान समाज, इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला पासवान समाज बड़ा दुखी है। अरे तो पासवान समाज दुखी है रामविलास पासवान के कि तुम्हारे थे? भाई जो वोट मिलता था वो मेहनत रामविलास पासवान की मेहनत थी, वो रामविलास मेहनत जी करके की। यहां तक पार्टी को लग। आपने तो उसको टुकड़ा कर दिया। आज आप 7 होते तो कोई आपको रोक पाता? आप 5 के बजाय 7 सीट मांगने के सक्षम थे, लेकिन ना घर के रहे ना घाट के रहे। आज स्थिति आपकी ये हो गई है, आप मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे हैं। उधर चिराग पूरे दमखम से अपनी मां रीना को भी लेके इन आपके सामने खड़ा हो गया है कि आप लड़िए, तो मैं आपको बताता हूं कि आप कहां से लड़ते हैं। और जाहिर बात है दोनों सीट ये लोग हारेंगे। ठीक बात है पब्लिक कि इनके आपस साथ में ये नहीं रहेगी। परिवार का जो संघर्ष, बिल्कुल, परिवार का संघर्ष नहीं हमेशा परिवार परिवार को ही किसी का नुकसान परिवार हो, करेगा। मैं राजनेता नहीं, नुकसान एक करेगा, नॉर्मल आदमी का परिवार है, अगर 2 टुकड़ा होता है तो वो खत्म हो जाता है। लकड़ी अगर नुकसान साथ उनका ही रखेंगे, नुकसान होता है। वो हो चुका है। अब वो इस चीज को समझ रहे हैं कि हमको कॉम्प्रोमाइज करना है। आज वो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में है। जितना उनके अंदर एक घमंड था, वो घमंड बीजेपी ने ही तोड़ दिया। पहले आपको चने के झाड़ पे बैठाया और झाड़ हिला दिया, आप गिर पड़े नीचे। अब कह रहे हैं तुमको ये चाहिए तो बता दो। ये सारे दलों का है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जहां जहां अगर ये कहीं गठबंधन कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, अब ये अपनी चलाएंगे कि हम तुमको इतनी सीट दे रहे हैं, लेना लो नहीं तो जाओ। और मजबूरी में अगर आपको 2 सीट चाहिए, भाई मेरी पार्टी है, मैं और मेरा बेटा जीत जाएंगे, तो हम तो मन मार के कहेंगे साला दोनों सांसद रहेंगे ना। हम लोग का तो एक अंदर से निकलेगा कि चलो पार्टी तो बची रहे, मत लो 6 सीट यार, चूल्हे बाढ़ में जाए सब कुछ। अपनी बीजेपी का सीट तो सपोर्ट मिल बचेगी। रहा है, अपनी अपनी सीट सीट तो बचेगी, बचेगी। हमारा 5 साल तक का कैरियर सुरक्षित है भाई। 5 साल की, सही नेता बात का है। कुर्सी पे रहना, पद पे रहना और ना रहना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। किसी हारे हुए नेता घर पे जाइए, और वहीं जो हारा हुआ तो अब जीत गया है तो उसके घर पे जाइए, फिजा ही बदली रहती है भाई। ठीक बात है, ठीक तो बात है। पूरा जो, हाँ, पूरी पूरी जो चीजें हैं, देखिए पॉलिटिक्स इज ए बिजनेस राइट नाउ आफ्टर दिस। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, इसमें ये आप जान लीजिए कि जो भी सरकार बनेगी वो सरकार कारपोरेट्स की होगी। फिर वही पैसा खर्च होगा, फिर चुनाव आयोग करेगा। मैसेज आ रहे हैं मोदी जी के, उस पर चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठाएगा। एक मैसेज 29 पैसे का पड़ रहा है, जो हमारे आपके मोबाइल में आ रहा है, उसकी कॉस्ट आ रही है 29 पैसा। आप बताइए अगर 1 अरब मैसेज गया होगा या 70 करोड़ मैसेज गया होगा, तो ये पैसा 30 करोड़ रुपए इनका बता रहे हैं फेसबुक पे इन्होंने खर्च किया है, यूट्यूब पे। तो इतना पैसा अभी चुनाव से पहले खर्च करे, चुनाव आयोग कर कह रहा है, जो हम लोग केचुआ बोलते हैं। तो इस वक्त चुनाव आयोग की स्थिति वो है ही नहीं। चलिए, तो राकेश जी भी ये आ गए दुर्भाग्य, कार्यक्रम के। जी ये राकेश जी, दुर्भाग्य है जी। राकेश जी आ गए। तो अंतिम कार्यक्रम के अंत में उनका ही प्रतिक्रिया लेते हैं कि राकेश जी, जो बिहार की राजनीति पे जिस तरह की बातें इस समय वर्तमान में सामने आ रही हैं और लगातार तेजस्वी यादव भी बड़ी चर्चा बटोर रहे हैं बिहार की राजनीति में, तो सिर्फ तेजस्वी यादव का जो वर्तमान की जो पोजीशन है, उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? और इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए बिहार के अंदर कौन बढ़त पर है, आपको क्या लगता है? देखिए प्रशांत जी, मैं पिछले दिनों बिहार में था और मैंने तेजस्वी को वहाँ काम करते हुए देखा है। तो जिस ढंग से उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो बताती है कि वो अब बिहार के तमाम राजनीतिक दलों में जितने नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सब में सबसे ज्यादा मेहनती और उभरा है। और उसने अपनी ताकत पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5, 10, 15 सालों में तेजस्वी यादव ही बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं। और जैसा कि शुरू में मुकुल जी ने चर्चा की थी कि बिहार की राजनीति में अब मिस्टर क्लीन का युग का अंत होने वाला है। ये उनका आखिरी मौका था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया और लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं, लेकिन ये उनका समापन सत्र है। लेकिन तेजस्वी यादव वो लड़का है जो भविष्य की बिहार की राजनीति के रथ को, किसी भी दल की सरकार आए जाए, लेकिन वो केंद्र में रहेगा। चिराग पासवान एक छोटे चिराग हैं, ध्रुव तारे की तरह कहीं कहीं टिमटिमाते रहेंगे,
क्योंकि वो 4-5 सीटों से आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन आरजेडी का एक जनाधार है, आरजेडी का एक राजनीतिक विरासत है और सबसे बड़ी ताकत ये है कि आरजेडी ने पिछले 40 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, तब से अभी तक सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया था, उससे डिगी नहीं है। कोई भी ऑपरेशन लोटस आरजेडी की ताकत को कमजोर नहीं कर पाया है। इसलिए उससे बहुत उम्मीदें हैं, देश को भी उम्मीदें हैं, बिहार को भी उम्मीदें हैं। जी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो तेजस्वी यादव है, उनका राजनीतिक रूप से जो उनका आने वाला समय है, वह काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और उसको जिस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम है, उसके अनुसार ही हम सभी आकलन भी करते हैं अपना और वर्तमान में जो बिहार की राजनीति है, काफ़ी रोचक बनी हुई है और आने वाले समय में क्या वहाँ पे नए घटनाक्रम होते हैं, उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं राकेश जी का और मुकुल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और बिहार की राजनीति के संदर्भ में बहुत ही उन्होंने अच्छा विश्लेषण किया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज निर्णय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज निर्णय के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।